हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो सनराइज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और अपन है वो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें वो अपन ने पिछली वाली क्लास में इंडियन पॉलिटी हमारे भारत के संविधान का भाग 5 शुरू किया था, जो संघ के बारे में प्रोविजंस है, यूनियन के बारे में। और उसमें अपन ने वो राष्ट्रपति से शुरुआत की थी। आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो आप उससे पहले अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनके भी काम आए। और सावन का महीना चल रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कि कोशिश कर हल निकलेगा, कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। यानी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश हमें निरंतर करते रहना चाहिए। कोशिश करने से ही हल निकलता है। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो अपने वो कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश की वो राह पर हमेशा चलते रहना चाहिए। तो एक दिन जरूर आपको है वो मंजिल मिलेगी। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और पिछली वाली क्लास में अपन ने है वो राष्ट्रपति से शुरुआत की थी। अपन भाग 5 पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का, जिसमें संघ के बारे में प्रोविजन है। और उसमें वो संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे थे। तो संघ की कार्यपालिका में अपने सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें वो आर्टिकल 61 तक है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया पिछली वाली क्लास में, जिसमें वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ी थी लास्ट वाली क्लास में, जो आर्टिकल 61 में थी। तो जस्ट उससे अगला आर्टिकल देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो पहले तो देख लेते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 61 में देखा था अपने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया, वो आर्टिकल 61 में है। और आर्टिकल 62 में क्या है, तो आर्टिकल 62 में ये राष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा तब कब तक रहेगा पद पर, यानी कि राष्ट्रपति जब अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो तब तक वो अपने पद पर रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति है वो वर्तमान राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक अपने पद पर रहेगा। जब तक वो अपने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होया तब तक भले ही, वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसमें आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है कि अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन तक है वो राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वो तो है, लेकिन अगले राष्ट्रपति के यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन तक वर्तमान राष्ट्रपति है वो अपने पद पर रहेगा। वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। भले ही 5 वर्ष पूर्ण हो चुके और जो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है, तो वो वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव न करवाया जाए, तब तक वो अपने पद पर रहेगा। और राष्ट्रपति यदि किसी कारणवश, जैसे कि महाभियोग द्वारा या फिर मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा अपना पद को रिक्त कर देता है, तो फिर है वो 6 माह के अंतर्गत है वो उस जो रिक्त पद है उसको है वो फिल करना जरूरी है, यानी कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन करवाना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या फिर राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति है, मतलब जो पद पर आसीन है, वो उनकी यदि मृत्यु हो जाए, भगवान न करे, और इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, यदि इन प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त हो जाए, तो फिर यथासंभव है वो अगले राष्ट्रपति का है वो निर्वाचन करवाया जाए, यथासंभव। और उसमें कितना लिखा हुआ है, 6 माह के अंतर्गत, जितना जल्दी हो उतना करवाया जाए, लेकिन 6 माह के भीतर तो करवाया जाना जरूरी है। 6 माह के अंतर्गत या 6 माह के अंदर, 6 माह तक है वो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना जरूरी है। तो आर्टिकल 62 में ये लिखा हुआ है कि वर्तमान राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन तक अपने पद पर रहेगा, भले ही 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हो। और यदि राष्ट्रपति इम्पीचमेंट या फिर त्यागपत्र या मृत्यु के द्वारा
मृत्यु होने पर पद यदि रिक्त हो जाए तो यथासंभव नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाए, लेकिन 6 माह के अंतर्गत है वो चुनाव करवाना जरूरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कोई प्रोविजन 6 महीने का नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का है वो चुनाव, नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंतर्गत करवाना जरूरी है। तो ये आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है। तो अपन ने वो 62 तक देख लिया। और आज अपन देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्या पावर है। तो जब भी अपन राष्ट्रपति पढ़ रहे तो आपके दिमाग में ऐसे राष्ट्रपति की है वो पिक्चर बननी चाहिए, और फिर वो ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको है वो जल्दी मतलब याद रहेगा कि भाई राष्ट्रपति की अपने वर्तमान में ही राष्ट्रपति है और ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। ऐसे दिमाग में है वो पिक्चर साथ साथ में बनती रहनी चाहिए, ताकि आपको है वो लंबे समय तक याद रहेंगे। तो अपन देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या पावर होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि नाम राष्ट्रपति का चलता है, जैसे कि पिछली वाली क्लास में भी बताया था मैंने, लेकिन आखिर वो वास्तविक पावर होती है प्रधानमंत्री। तो यानी कि लिखा हुआ राष्ट्रपति की शक्तियां आप ऐसा ही माने, यानी दैट मीन्स पीएम की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां। राष्ट्रपति का तो केवल नाम चलता है, वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। और ऐसा कहा भी जाता है राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता देश का, लेकिन नेतृत्व नहीं करता, नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री करता है। तो इसलिए वो आप है वो इसको है वो पीएम की शक्तियां समझे, लेकिन अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की सबसे पहले देखें राष्ट्रपति की शक्तियां में, तो कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या होती है। सबसे पहले देखें कार्यपालिक शक्तियां और विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन, ये सारी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या होती है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। और कार्यपालिका की समस्त संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और समस्त कार्यपालिका संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो और ये कार्यपालिका शक्तियां अपन देख रहे हैं, यानी कि संघ का प्रमुख राष्ट्रपति, जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। समस्त कार्यपालिका संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, और समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है, वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहता है। सीएजी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विभिन्न प्रकार के आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और मंत्री है वो जो राष्ट्रपति की पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री समझे, पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। तो ये है मोटे मोटी तौर पर है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। अब आप साथ में लिखते भी रहे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि एक एक कर अपन देखते हैं। सबसे पहले तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। दूसरी देखें तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ यानी केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में निहित होती है। तीसरी देखें पावर तो, और जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती है, ये तीनों एक मतलब सेम से हैं। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग है वो, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। समस्त कार्यपालिका, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। चौथी पावर देखें तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है, और पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की सलाह से
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो मंत्री है वो किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति के। मंत्री है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं। पश्चात पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति का उनको सपोर्ट मिला हुआ मंत्री को, तब तक मंत्री अपने पद पर रहेंगे, और जब उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया तब है वो मंत्री नहीं रहेंगे। यानी कि राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति की जब तक सहमति है तब तक वो मंत्री रहेंगे। पश्चात पर्यंत का मतलब यही होता है। और जब उन्होंने वापस सपोर्ट लिया तो वो फिर वो मंत्री नहीं रहेंगे। मंत्री है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। फिर इसके पावर क्या है? राष्ट्रपति है वो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें है वो उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो अपने राष्ट्रपति का जो छठा कार्य है वो यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ मैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की नियुक्ति, उपराज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, और यूटी जो थी जो केंद्र शासित प्रदेश उसमें राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों में वो किसकी नियुक्ति करता है? उपराज्यपाल, यहाँ उपराज्यपाल व प्रशासकों को नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रशासकों को नियुक्त। अपन राष्ट्रपति की पावर देख रहे तो ये राष्ट्रपति की पावर, कार्यपालिका शक्तियां। प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। फिर और क्या पावर होती है राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति वो जो सरकार का जो महत्वपूर्ण महान न्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल, उनकी नियुक्ति करता है। और सीएजी, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही, ये जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। पश्चात पर्यंत ही अपने पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रहते हैं। और जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, सीएजी की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और क्या पावर है? तो राष्ट्रपति है वो विभिन्न आयोग है, जैसे कि यूपीएससी है, निर्वाचन आयोग है, जो लोक सेवा आयोग है, तो इनमें वो विभिन्न प्रकार के आयोगों के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये भी राष्ट्रपति के वो कार्यपालिका शक्तियों में आता है। यानी कि विभिन्न आयोगों के साथ साथ में लिख रहे हैं, और वीडियो को यदि धीरे लिख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर रहे फिर आप वो लिख लें, लेकिन लिखते रहे, लिखने से ही आपको याद होगा, बिना लिखे तो याद नहीं होगा आपको। लिख कर याद करने से ही चीज़ें हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहती है और जल्दी याद होती है। तो फिर वो और क्या है? राष्ट्रपति यानी कि आयोगों के जो भी हो यहाँ पर लिख लेना है वो क्रमांक, आयोगों के, विभिन्न आयोगों के ऐसे लिख लें विभिन्न, या फिर सभी आयोगों के, संघीय आयोग, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष
व किसकी नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, इनके वो जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अपन देख लेते हैं कि आयोग जैसे वर्ड आया, तो आयोग कितने प्रकार होते हैं, आयोग क्या होते हैं, उसके बारे में भी अपन थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो आयोग एक दो मतलब वैसे दो प्रकार के होते हैं मोटे तौर पर, लेकिन एक और कार्यकारी आयोग भी होता है जो गैर संवैधानिक आयोग कहते हैं उसको। तो आयोग एक तो संवैधानिक आयोग होता है और दूसरे होते हैं सांविधिक या वैधानिक, स्टेट्यूटरी बॉडी कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। दो प्रकार के आयोग होते हैं, यानी वे आयोग जिसका वो अनुच्छेद होते हैं प्रॉपर संविधान में, उसे तो संवैधानिक आयोग कहते हैं, और जिनको अधिनियम के माध्यम से और एक्ट के माध्यम से उसको प्रभाव में लाया गया हो तो वो आयोग क्या कहलाते हैं, वैधानिक आयोग या फिर सांविधिक आयोग कहलाते हैं। तो आयोग मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, और दूसरे होते हैं सांविधिक या वैधानिक आयोग, सांविधिक या फिर वैधानिक, स्टैट्यूटरी कमीशन, वैधानिक आयोग। सांविधिक आयोग मतलब जिसका संविधान में उल्लेख होता है और प्रॉपर अनुच्छेद होते हैं उसे अपन सांविधिक आयोग कहते हैं। जैसे कि निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। निर्वाचन आयोग प्रॉपर इसके अनुच्छेद है संविधान में, और इसके साथ ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी है वो अपना संवैधानिक आयोग है। इसके साथ है वो जो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग भी कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है, वित्त आयोग। और जैसे कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग, एसटी कमीशन, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, और फिर अनुसूचित जाति आयोग, एससी, ये भी कैसे आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी संवैधानिक आयोग है। इसी के साथ ओबीसी, विशेष यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी भी कैसा है, तो ये भी है वो अपने संवैधानिक आयोग है। तो ये संवैधानिक आयोग जिसका वो प्रॉपर संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से इसका वो विवरण होता है हमारे संविधान में, इसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। और सांविधिक आयोग जिसको अधिनियम के माध्यम से केवल बाद में अधिनियम के माध्यम से इसको वो प्रभाव में लाया जाता है। जैसे महिला आयोग हो गया, महिला आयोग, और मानवाधिकार आयोग, इसको अधिनियम के माध्यम से प्रभाव में लाया गया है, जबकि ये तो संविधान में प्रॉपर अनुच्छेदों के माध्यम से थे। और सूचना आयोग, ये आयोग है वो सांविधिक आयोग है, जबकि ये वो संवैधानिक आयोग है, इसका वो प्रॉपर अनुच्छेद है, जबकि इसको वो केवल अधिनियम के माध्यम या कानून के माध्यम से प्रभाव में लाया गया है। तो ये आयोग होते हैं संवैधानिक और वैधानिक। और एक और प्रकार के आयोग होते हैं जिसको अपन कहते हैं गैर संवैधानिक आयोग, जिसका वो संविधान से जानना नहीं होता, गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग। इसके लिए अधिनियम के माध्यम से प्रभाव में लाया था, जिसको ये अनुच्छेद होते हैं प्रॉपर संविधान में, और इसको वो क्या होते हैं, ये वो केवल मंत्रिमंडल यानी कि जस्ट मंत्रिमंडल की है वो अनुशंसा या मंत्रिमंडल की सलाह या मंत्रिमंडल की सिफारिश से प्रभाव में लाते हैं। इसका उदाहरण देखें तो कौन सा होगा, नीति आयोग, नीति कमीशन, नीति आयोग। यह वो न तो संवैधानिक है और न सांविधिक है, ये कैसा आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग है, जिसका वो केवल मंत्रिमंडल की सलाह या मंत्रिमंडल की अनुशंसा से ही प्रभाव में लाया जाता है, और इसे कार्यकारी आयोग भी कहते हैं, कार्यकारी आयोग या फिर गैर संवैधानिक आयोग, जिसको वो केवल मंत्रिमंडल की सलाह से ही प्रभाव में लाया जाता है। जबकि संवैधानिक जो संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से होते हैं, और सांविधिक जिसको वो कानून बनाकर प्रभाव में लाया जाता है, अधिनियम के माध्यम से इसको वो प्रभाव में लाया जाता है, तो उसे वो सांविधिक या स्टैट्यूटरी
कमीशन कहते हैं। तो ये थी जो है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। यानी कि राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के जो अपने आयोग देखे, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इनके वो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये भी है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ में आता है। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती है, वो देखते हैं। विधायी शक्तियाँ, विधायी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। विधायी का मतलब जैसे कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल वो आते हैं, और जो विधायी का उद्देश्य में वो संसद आते हैं। तो राष्ट्रपति खुद है वो संसद का हिस्सा होता है। संसद में क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के हिस्से। तो राष्ट्रपति समय में संसद का हिस्सा होता है। साथ ही राष्ट्रपति वो विभिन्न प्रकार के वो मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। और यदि राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा में यदि सभापति और उपसभापति इनकी है वो पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति है वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। और यदि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। साथ ही है वो राष्ट्रपति है वो कोई भी विधेयक, कानून जब बनता है तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। यानी कि विधेयक, कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर है वो अपनी सहमति दे, तभी है वो कोई भी कानून, एक्ट बनता है। और राष्ट्रपति जब है वो राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपनी सहमति देगा, या फिर उसको अस्वीकार करेगा, और या फिर है वो उसको वापस लौटाएगा पुनर्विचार के लिए। तो ये 3 ऑप्शन राष्ट्रपति के होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं। और इसी के साथ है वो राष्ट्रपति है वो जो राष्ट्रपति होता है वो विभिन्न प्रकार के जो संसद के जो संयुक्त बैठकें होती है उसका वो आयोजन करवाता है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये वो मोटी मोटी है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं, राष्ट्रपति है वो विधायिका का अंग होता है। राष्ट्रपति विधायिका का अंग या फिर भाग लिख सकता है, विधायिका का भाग होता है। फिर और क्या शक्तियां होती है राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियां में, तो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियां देख रहे तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूं। यदि सभापति, राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, इसी प्रकार लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। तो यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के पद रिक्त है, तो फिर वो राष्ट्रपति, मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्टकट में, आप पूरा लिखना। यदि यदि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, तो राष्ट्रपति है वो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अपन देख रहे हैं, अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करता है। इसी प्रकार है वो लोकसभा में यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यहाँ राज्यसभा है, यदि लोकसभा में वो जो प्रमुख था उसको लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, यदि इनके पद रिक्त है तो राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी है वो अस्थायी, इनकी जगह अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करता है, अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त करता है। साथ ही राष्ट्रपति है वो क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि संसद है वो सत्र में संसद के सत्र नहीं चल रहे हो और किसी कानून को बनाने की तुरंत जरूरत हो, तो फिर वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सा आर्टिकल है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का, आर्टिकल 123। इसके तहत वो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
इसके लिए आर्टिकल 123 है। और क्या शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति की? जो विधायी शक्तियाँ होती है, तो जो संयुक्त संसद की यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलवानी है तो फिर वो भी है वो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलवाता है। संयुक्त बैठक का आयोजन, संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करवाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आयोजन करवाता है। यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी बिल पर है वो यदि दोनों में मत समान नहीं है, मतभेद है, तो फिर उनको है वो पास करवाने के लिए संयुक्त बैठक बुलवाई जाती है और संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति करवाता है। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का सभापति। लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि मेजोरिटी में लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो वैसे स्वाभाविक बात है कि अध्यक्षता भी कौन करेगा? संयुक्त बैठक की लोकसभा का अध्यक्ष। और क्या शक्तियां होती है? और जो राष्ट्रपति होता है वो अपना दोनों सदनों में अपना संदेश भेज सकता है, और यदि वो चाहता है कि नहीं संसद नहीं, मैं तो भाषण दूंगा, तो वो राष्ट्रपति दोनों सदनों में भाषण भी दे सकता है। साथ ही विशेष अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, यानी कि प्रत्येक एक तो गवर्नमेंट बनती तब है वो पहले एक बार वो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, और हर वर्ष के प्रथम सत्र में भी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है, और भाषण भी दे सकता है। संदेश भेज सकता है, भाषण दे सकता है। इसी के साथ है वो राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति सदनों में, संसद के सदनों में विशेष अभिभाषण दे सकता है। विशेष अभिभाषण जो हर वर्ष के प्रथम सत्र में होता है, विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण दे सकता है। और क्या शक्तियां होती है? विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति, जैसा कि अपन ने अभी देखा कि राष्ट्रपति कोई भी बिल है वो तभी कानून बनेगा जब है वो राष्ट्रपति उस पर है वो अपनी सहमति दे या उस पर अपना हस्ताक्षर करे, तब भी है वो कोई भी विधेयक है वो क्या बनता है? कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर अंतिम हस्ताक्षर ना करे तब तक है वो विधेयक ही रहता है, उसको कानून नहीं कह सकते। यानी कि संसद में कोई भी विधेयक पारित होता है, बिल पेश होता है, फिर वो बिल संसद में पेश होता है, फिर संसद के दोनों सदन यानी कि संसद जो है वो बिल पारित हो जाता है, तो फिर पारित हो जाए तो फिर बाद में किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। तब तक ये क्या कहलाता है? बिल ही कहलाता है। जब तक है वो संसद कोई अध्यादेश यानी कि कोई बिल या प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है, फिर संसद उसको पारित कर देती है, तब तक ये वो बिल ही कहलाता है, यानी कि प्रस्ताव या बिल ही कहलाता है। तब ये कानून कब बनेगा? जब दोनों सदनों के बाद है वो प्रस्ताव पारित करने के बाद है वो बिल है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर है यदि साइन कर दे तो फिर है वो उसको क्या बन जाता है? बिल है वो एक्ट बन जाता है। कानून तभी बनता है जब है वो राष्ट्रपति बिल पर है वो अपनी हस्ताक्षर कर दे। तो ये भी राष्ट्रपति की है वो कार्यपालिका शक्तियां विधायिका शक्तियों में आता है, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति से ही, यहाँ राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही, सहमति की जगह अनुमोदन से लिख सकते हैं, अनुमोदन से ही कोई विधेयक या बिल, कोई विधेयक क्या बनता है? अधिनियम बनता है या कानून बनता है। अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है, अधिनियम बनता है। तब तक वो बिल कहलाता है जब तक है वो संसद में होता है। लेकिन फाइनल जब राष्ट्रपति उस पर अपना वो सहमति दे देता है, राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है, तब वह वो बिल है वो या विधेयक है वो कानून में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर है वो अधिनियम बन जाता है। तो ये राष्ट्रपति की है वो विधायी शक्तियाँ, यानी कि राष्ट्रपति है वो किसी भी विधेयक को है वो, और राष्ट्रपति के पास जब कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के पास सामान्यतः कितनी शक्तियाँ होती है? 3 शक्तियाँ होती है, या फिर है वो 3 ऑप्शन होते हैं, ऐसा कह सकते हैं।
तीन अल्टरनेटिव्स होते हैं राष्ट्रपति के सामने। एक तो वो है वो जो विधेयक आया है राष्ट्रपति के पास उसको है वो उनकी सहमति दे सकता है, सहमति दे सकता है। दूसरा क्या होता है, वो असहमति या उस पर रोक लगा सकता है, असहमति, असहमति दे सकता है। और क्या कर सकता है राष्ट्रपति उस बिल को, तो उसको है वो पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है तो राष्ट्रपति के पास है वो तीन ऑप्शन होते हैं या तीन शक्तियां होती है। या तो वो अपनी सहमति दे सकता है, या असहमति देगा, अस्वीकार कर देगा उस बिल को, या फिर उसको वो वापस सदन में वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास तीन शक्तियां होती है। और यदि संसद कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो फिर वो जो संसद का जो बिल है वो कितनी बार है, वो संसद का विधेयक उसको राष्ट्रपति कितनी बार वापस लौटा सकता है, एक बार। जबकि राज्य विधानमंडलों के विधेयक होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति है वो राज्यपाल है वो किसी राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। और राष्ट्रपति चाहे तो उसको है वो कितनी बार भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन जो संसद का जो विधेयक होता है उसको है वो एक या दो ज़्यादा बार है वो वापस है वो नहीं लौटा सकता। जबकि राज्य विधानमंडल के विधेयक को कितनी बार भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, चाहे जितनी बार भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जबकि संसद के वो जो विधेयक होता है, संसद का बिल, उसको एक बार से अधिक है वो वापस है वो नहीं लौटा सकता है। फिर उसको है वो प्रस्ताव मतलब उसको है वो उसके ऊपर सहमति या फिर असहमति जो भी देना दे सकता है, लेकिन वापस है वो नहीं लौटा सकता। तो ये राष्ट्रपति के अपने विधेयक शक्तियां देखी, जिसमें राष्ट्रपति है वो खुद संसद का एक भाग होता है। संसद के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति उस पर वो तीन ऑप्शन होते हैं, मतलब अपनी स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति पर रोक लगा सकता है, और असहमति भी दे सकता है, और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। तीन ऑप्शन होता है राष्ट्रपति के पास। और कोई भी विधेयक बिल तभी बनता है जब राष्ट्रपति फाइनल उस पर अपने वो हस्ताक्षर कर दे। साथ ही लोकसभा और राज्यसभाओं की संयुक्त बैठक का आयोजन भी कौन करवाता है, राष्ट्रपति। इनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि सभापति और उपसभापति के पद यदि रिक्त है तो फिर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, लोकसभा के पद जो रिक्त है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से, तो भी है वो राष्ट्रपति क्या करता है, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही एक बात और लिख ली, यानी कि जो सांसद होते हैं या फिर जो लोकसभा, राज्यसभा या संसद सदस्य होते हैं, उनकी अयोग्यता का निर्णय भी कौन लेता है, राष्ट्रपति। सांसदों की अयोग्यता का निर्णय, सांसदों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, निर्णय राष्ट्रपति लेता है, राष्ट्रपति लेता है। लेकिन किसकी सलाह से लेता है, तो चुनाव आयोग की सलाह से, चुनाव आयोग की सलाह से, या चुनाव आयोग की जो मतलब जो भी रिकमेंडेशन देने का चुनाव आयोग, उसके आधार पर वो राष्ट्रपति है वो सांसदों की अयोग्यता का निर्णय भी लेता है। तो ये है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी। और अपन ने कार्यपालिका शक्तियां भी देख ली और विधायी शक्तियां भी देख ली। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय पावर क्या होता है राष्ट्रपति के पास, वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति यानी कि बजट होता है, जो बजट हर साल पेश होता है अपने जो संसद में, तो वो बजट किसकी ओर से पेश होता है, राष्ट्रपति की ओर से पेश होता है। राष्ट्रपति पेश नहीं करता है, जबकि पेश राष्ट्रपति की ओर से होता है। इस वर्ड का ध्यान रखें, बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश होता है। पेश तो वित्त मंत्री करते हैं। और राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियाँ वो क्या होती है, तो जो धन विधेयक है, और जो इसके पहले जो अपने देखा था जो विधायी शक्तियाँ देखी थी, उसमें है वो ये भी है, कोई भी विधेयक जो विधेयक पारित होता है संसद में, तो कुछ विधेयक होते हैं जैसे धन विधेयक है, और नए राज्यों के संबंधित जो भी बिल है वो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में रखे जाते हैं। तो उसमें विधायी शक्तियाँ में यदि आपके जगह हो तो लिख लें, विधायी शक्तियाँ मैंने कि जैसे कुछ विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही उसमें संसद में रखे जाते हैं, जैसे कि धन विधेयक हो गया, और नए राज्यों के गठन संबंधी विधेयक है, तो इसको वो रखने के लिए पहले है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत होती है। तो ये भी उसमें वो मेंशन कर दें आप।
और अपन वित्तीय शक्तियाँ देख रहे हैं तो इसमें वो बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश होता है। साथ ही जो धन विधेयक है वो जो अनुदान की मांगे हैं वो राष्ट्रपति की ओर राष्ट्रपति से मांगी जाती है, मांगी नहीं जाती सॉरी, राष्ट्रपति की ओर से पेश होती है। साथ ही अपन देखते हैं कि जो विनियोग विधेयक है, धन विधेयक है, ये और अनुदान की मांगे और राष्ट्रपति के अंतर्गत है वो 500 करोड़ की है वो जो आकस्मिक निधि होती है वो राष्ट्रपति के अंडर में आती है। 500 करोड़ की आकस्मिक निधि जिसमें वो राष्ट्रपति उस पर है उसमें वो खर्च कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। सबसे पहले तो बजट किसकी ओर से पेश होता है? राष्ट्रपति की ओर से। बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश होता है और अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखी जाती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्राइवर अप्रूवल लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से, पूर्वानुमति से ही अनुदान की मांगे रखी जाती है। और राष्ट्रपति किसका गठन करता है? तो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और इसके जो अध्यक्ष और सदस्य उनकी है वो नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। साथ ही राष्ट्रपति के अंतर्गत कितने हैं वो 500 करोड़ की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंडर में आती है। आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड है वो कितने 500 करोड़ का वो भी राष्ट्रपति के अंडर में आता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसमें से वो पैसे लेकर खर्च कर सकता है किसी भी योजना के लिए। यदि कम पैसा पड़ गया तो फिर वो इसको इसमें से लेकर खर्च कर सकता है। बजट में जो भी प्रोविजन था उससे वो अधिक पैसों की जरूरत पड़ती है तो फिर है वो राष्ट्रपति इनसे वो खर्च कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की 500 करोड़ की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंडर में होती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और उनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश की जाती है और बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ होगी। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती है। न्यायिक शक्तियाँ यानी कि न्यायालय से संबंधित जो भी शक्तियाँ होती है उसको अपन देखते हैं। तो राष्ट्रपति के न्यायालय के संबंध में क्या क्या जो शक्तियाँ होती है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उनके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति चाहे तो है वो उच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है। परामर्शदात्री अधिकारिता है मतलब परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति न्यायालय से। और विभिन्न प्रकार के राज्यों में मतलब विभिन्न राज्यों में वो जो न्यायाधीश उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो अपन देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति की। न्यायिक शक्तियाँ सबसे पहले तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यों और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ऐसा लिखते थे। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति है वो जो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे वो परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में आता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों से या फिर न्यायपालिका से न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। ये अधिकारिता राष्ट्रपति को परामर्श ले सकता है। साथ ही राष्ट्रपति को क्षमा करने की भी शक्ति है। राष्ट्रपति की अपन देखेंगे आर्टिकल 72 उसमें वो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति आती है। तो राष्ट्रपति किसी अपराधी को वो क्षमा भी कर सकता है। उसमें वो विभिन्न प्रकार के जो जैसे प्रविलंब है, क्षमा है, पूर्ण क्षमा, उसमें वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 72 के तहत वो राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ राष्ट्रपति है वो किसी को मतलब किसी अपराधी को क्षमा भी कर सकता है। उसके जो कठोर कारावास है उसको सरल कारावास में बदल सकता है या फिर अनिश्चित काल के लिए उस पर वो जो कार्यवाही पर रोक भी लगा सकता है। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हो गई।
फिर अपन देखते हैं कि इसके वो न्यायिक शक्तियों के बाद है वो राष्ट्रपति की कूटनीति क्या शक्तियाँ होती है। कूटनीति यानी कि जो अपने यहाँ पर जो भी जो राजदूत होते हैं और जो राष्ट्राध्यक्ष में उच्चायुक्तों की नियुक्ति होती है, तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति। विदेशों के जो भी राजदूत होते हैं, राजदूतों और उच्चायुक्त की नियुक्ति या उनका स्वागत अपने देश में तो राष्ट्रपति करता है, और अपने देश के जो भी जो होते हैं अधिकारी, जो दूसरे देश में राजदूत या उच्चायुक्त होते हैं, उनको है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये किस में आएगी? कूटनीतिक शक्तियों में, डिप्लोमेसी, कूटनीतिक शक्तियाँ। इसमें क्या होता है कि विदेशों में जो राजदूत होता है उनका स्वागत हमारे देश में राष्ट्रपति करता है, और हमारे देश के जो अधिकारी होते हैं और विदेशों में जो राजदूत जाते हैं बनकर, तो उनके है वो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राजदूत व उच्चायुक्तों की नियुक्ति। उच्चायुक्त कहाँ पर? राष्ट्रमंडल में उच्चायुक्त होते हैं, और अन्य जो सभी देश हैं उसमें वो राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चायुक्त और राजदूतों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और जो विदेशों से हमारे देश में राजदूत आते हैं उनके वो उनका स्वागत, राजदूत व उच्चायुक्तों का स्वागत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो विदेशों के होते हैं और हमारे देश में राजदूत आते हैं, राजदूत होते हैं विदेशों के एम्बेसी में, वो राजदूत का राजदूत उच्चायुक्त का स्वागत कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ होगी। और अपन इसके बाद देखें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या होती है। तो राष्ट्रपति के पास है वो तीनों प्रकार के आपातकाल लगाने की जो शक्तियाँ हैं, अधिकार होता है। राष्ट्रपति तीनों प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। तीनों प्रकार के वो आपातकाल राष्ट्रपति है वो लगा सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या होती है। इसमें राष्ट्रपति है वो तीनों प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन, यहाँ राष्ट्रपति शासन तो पहले बाद में आएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन पहले लिख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाता है राष्ट्रीय आपातकाल? आर्टिकल 352। राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन, या फिर राज्य आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन। यदि राज्य की व्यवस्था सही संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वो राष्ट्रपति वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। फिर वो सारी शक्तियाँ वो मुख्यमंत्री से पास न रखकर राज्यपाल या फिर जो केंद्र में चली जाती है राज्य की समस्त शक्तियाँ। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगाता है? राष्ट्रपति जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये वो 356, जस्ट 4 का फर्क है। और उसके बाद है वो वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल ये कौन से अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो आर्टिकल 360, जस्ट 4 का फर्क है। 352, 356 और 360। तो ये आपातकालीन शक्तियाँ होगी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है आर्टिकल 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत है वो लगा सकता है। और राष्ट्रपति की और क्या शक्तियाँ होती है? तो राष्ट्रपति है वो युद्ध के विराम को रोक सकता है, यानी कि युद्ध विराम कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? मतलब संसद से अनुमोदन जरूरी। राष्ट्रपति युद्ध को रोक सकता है, युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है, या युद्ध की जो घोषणा कर सकता है और युद्ध विराम कर सकता है, लेकिन इसके लिए संसद से अनुमोदन होना जरूरी है। साथ ही है वो राष्ट्रपति के जो अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न समझौते होते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हैं, वो है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और उसमें है वो संसद की अनुमति जरूरी हो सकती है। और युद्ध विराम, युद्ध की घोषणा, इसके लिए भी है वो युद्ध विराम और युद्ध की घोषणा, युद्ध विराम या युद्ध की घोषणा किसके? राष्ट्रपति के नाम से। इसके लिए वो क्या जरूरी है? राष्ट्रपति के नाम से। इसके लिए संसद
से अप्रूवल या अनुमोदन जरूरी हो। इसी के साथ है वो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधि और जो समझौते होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति के सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और उसके लिए वो संसद से अनुमति या संसद का अनुमोदन जरूरी हो सकता है। संसद का अनुमोदन जरूरी हो सकता है। और युद्ध विराम, युद्ध घोषणा, इसमें भी संसद से अनुमोदन जरूरी है। और ये राष्ट्रपति की जो युद्ध से संबंधित जो शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां, वो अपने देखी। और इसी के साथ राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 में जो समाधान शक्तियां हैं, उसमें राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की जो शक्तियां होती है समाधान शक्तियों के अंतर्गत, कि राष्ट्रपति वो जो अपराध किया जिस अपराधी ने, उसको वो क्षमा करने के 5 प्रकार होते हैं, जैसे कि कठोर कारावास को सरल कारावास में बदलना, कारावास की अवधि को कम करना, और अनिश्चित काल के लिए वो कारावास पर रोक लगा देना, या फिर जो कार्यवाही है उस पर रोक लगा देना, दंड पर रोक लगाना। तो ये राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां अपन देख रहे हैं। समाधान शक्तियां, क्या क्या समाधान शक्तियां होती है राष्ट्रपति की, वो देख रहे हैं। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति की समाधान, यानी कि राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार, एक तो 5 प्रकार की जो समाधान शक्तियां होती है। पहले तो क्षमा, यानी कि अपराधी व्यक्ति को पूर्ण क्षमा कर दिया जाता है और वो अपराध करने से पहले वाली स्थिति में आ जाता है, एकदम मारवाड़ी में कहते हैं दूध धोड़ा। तो इसी प्रकार है वो राष्ट्रपति एक बार पूर्ण क्षमा कर देता है, तो उसका मतलब है वो उस पर वो जो अपराध था, अपराध का जो भी कलंक था वो मिट जाता है और वो अपराध पूर्व वाली स्थिति में आ जाता है। दूसरा है परिहार। इसमें है वो क्या किया जाता है, इसमें दूसरा है लघुकरण। लघुकरण में है वो जो सजा की जो प्रकृति है उसको है वो कम किया जाता है, जैसे कि 10 वर्ष का कारावास को 5 वर्ष का कारावास में बदल देना, और जो आजीवन या फिर मृत्युदंड को फिर है वो आजीवन कारावास में बदल देना। तो ये है वो लघुकरण में आता है, यानी कि कठोर सजा की प्रकृति को बदल जाता है, न कि सजा की है वो अवधि को नहीं, प्रकृति को बदला जाता है, यानी कि कठोर कारावास को सरल कारावास में, आजीवन या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में, यह वो लघुकरण के तहत है वो बदला जाता है। और फिर वो परिहार, इसमें वो अवधि में वो छूट दी जाती है, जैसे कि 10 वर्ष का किसी को है वो अपराध 10 वर्ष का कारावास है तो उसको है वो 5 वर्ष में बदल देना। तो यह वो परिहार में आता है। फिर है वो परिहार के बाद विराम, इसमें वो दोनों आते हैं, सजा की प्रकृति को बदला जाता है और सजा की अवधि को भी बदला जाता है, यानी कि कठोर कारावास को सरल कारावास, यानी कि 10 वर्ष की सजा को 5 वर्ष में भी बदला जाता है, और मृत्युदंड को कठोर कारावास में भी बदला जाता है। और इसके बाद है वो प्रविलंब, इसमें वो राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए किसी भी अपराधी पर के जो कार्यवाही होती है या अपराधी उस पर है वो रोक लगा सकता है, अनिश्चित काल के लिए वो उसको उस पर रोक लगा सकता है। तो ये राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां होगी। इसमें वो सबसे पहले तो क्या होगी, क्षमा, पार्डन, पूरी तरह से क्षमा, जिसमें वो पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है। जो अपराधी होता है उसको वो पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है। फिर वो उस पर इस जो उन्होंने जो कृत्य किया उसका वो अपराध नहीं रहेगा, वो है वो अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है, अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, समाधान की शक्ति। आर्टिकल 72 में जो अपराधी है वो किस में आ जाता है, अपराध पूर्व की स्थिति में, यदि राष्ट्रपति उसको पूर्णतः क्षमा कर दे तो। फिर दूसरा है वो लघुकरण। दूसरा कौन सा है, लघुकरण। इसमें क्या होता है, तो इसमें वो सजा की प्रकृति को बदला जाता है, सजा की प्रकृति को बदला जाता है। सजा की प्रकृति को बदला जाता है, जैसे कि मृत्युदंड है तो उसको आजीवन कारावास में बदलना, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। किसी को मृत्युदंड दे रखा है तो उसको मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, यानी कि उसको वो कठोर कारावास से सरल कारावास, आजीवन कारावास, कठोर, इसको ऐसे भी कठोर कारावास, या कठोर दंड से सरल दंड, या कठोर कारावास से सरल कारावास, किसके तहत,
ये लघुकरण कहते हैं। ये कौन सी शक्तियाँ? राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। और इसी के साथ और कौन सी है? तो परिहार। परिहार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परिहार इसमें है वो सजा की जो इसमें मात्रा तक अपने देखा। लघुकरण इसमें तो प्रकृति में जो प्रकृति सजा की उसको बदला जाता है, जैसे कि मृत्युदंड है तो उसको आजीवन कारावास या कठोर कारावास को सरल कारावास में बदलना, इसमें प्रकृति। जबकि अब अपन देखेंगे परिहार, उसमें वो मात्रात्मक परिवर्तन किया जाता है, यानी कि उसमें वो सजा की अवधि को कम किया जाता है, जबकि लघुकरण में प्रकृति को कम किया जाता है। तो अब अपन देख रहे हैं परिहार, तीसरी जो समाधान की शक्ति होती है राष्ट्रपति की, परिहार। परिहार इसमें क्या होता है? परिहार में तो इसमें वो सजा की अवधि को कम किया जाता है, सजा की अवधि को कम करना, सजा की अवधि को कम। जैसे कि 10 साल का जो किसी को कारावास है, 10 साल का, तो उसको वो 5 साल में बदल देना। तो ये सजा की अवधि कम हुई, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन हुआ। मात्रात्मक ठीक है। इसमें सजा की अवधि को कम किया जाता है, किसमें? परिहार में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है परिहार, तो सजा की अवधि को कम किया जाता है। जबकि इससे पहले अपन ने देखा लघुकरण, उसमें सजा की प्रकृति को कम किया जाता है, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर या फिर मृत्युदंड को है वो आजीवन कारावास में बदलना। तो ये मात्रात्मक है, जबकि वो कैसा था? लघुकरण कैसा है? गुणात्मक, क्योंकि उसमें वो प्रकृति को बदला जाता है। जबकि इसमें वो मात्रा, ये मात्रा है, मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, इसलिए वो ये मात्रात्मक है और वो है गुणात्मक। फिर इसके बाद विराम, कौन सा है? विराम। इसमें वो क्या किया जाता है? इसमें वो सजा की प्रकृति, सजा की प्रकृति और प्रकृति व मात्रा दोनों को बदला जाता है। जैसे कि गर्भवती महिला है, उसको यदि ये सजा दे रखी है तो उसमें वही इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रकृति को भी बदला जाता है, यानी कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, और 10 वर्ष की जो सजा थी उसको वो 5 वर्ष में बदलना, या फिर 3 वर्ष 2 वर्ष जितने भी हो, और कठोर कारावास को सरल कारावास में, कठोर कारावास को सरल कारावास में। तो विराम में दोनों होता है, सजा की प्रकृति को भी बदला जाता है, जबकि सजा की प्रकृति और सजा की जो मात्रा होती है, या सजा की मात्रा की जगह अवधि लिख लेना, अवधि, सजा की अवधि, दोनों को है वो परिवर्तित किया जाता है, या फिर है वो उनको राष्ट्रपति कम कर सकता है। और इसके साथ प्रविलंब, प्रविलंब में क्या होता है? जो ये राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति, इसमें वो राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए किसी भी दोषी व्यक्ति को उस पर है वो सजा की जो कार्यवाही थी उस पर है वो रोक लगा सकता है। राष्ट्रपति अनिश्चित काल या अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित काल तक सजा पर रोक लगा सकता है। ठीक है। प्रविलंब कैसे? किसी भी अपराधी को ये सजा दे रखी तो राष्ट्रपति समाधान यानी प्रविलंब का प्रयोग करता है, तो फिर उस पर है वो अनिश्चित काल के लिए उस पर रोक लगा सकता है। जैसा कि वो स्थिति में वो वैसी रहेगी, फिर उस पर है वो कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, उसको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। उस पर है वो अनिश्चित काल के लिए वो उन पर है वो उनको जैसी स्थिति में वैसा रख दिया जाए, अनिश्चित काल की रोक लगा दी जाती है उनकी सजा पर। तो ये राष्ट्रपति की समाधान शक्ति आती है। जैसे पहले आपने देखा कि पूर्ण समा की जाती है, समा। दूसरा देखा आपने लघुकरण, जिसमें वो सजा की अवधि को मात्रा को कम किया, मात्रा क्या, जिसमें वो सजा की प्रकृति को कम किया जाता है, यानी कि कठोर कारावास या सरल कारावास या फिर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना। फिर अपन ने देखा कि जो परिहार, उसमें वो अवधि को कम किया जाता है, जैसे कि किसी को 10 वर्ष का कारावास थे तो उसको अब सरल करके 2, 3, 5 ऐसा में परिवर्तन कर देना 5 वर्ष में। फिर है वो विराम, जिसमें वो सजा की अवधि भी बदला जाती है और सजा की प्रकृति दोनों को है वो कम किया जाता है। और फिर उसके अगला जो है प्रविलंब, उसमें वो सजा पर की प्रकृति, यहाँ सजा पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी जाती है। तो ये राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ होती है। और भी राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ, जैसे कि वीटो शक्तियाँ, तो वो क्या होती है उसको भी अपन देख लेते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, राष्ट्रपति अपने भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। वीटो का मतलब क्या होता है? जैसे कि यूएनओ में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश है, उसमें 5 जो देश है उस पर है वो एक देश यदि वीटो कर देता है या एक देश उस पर है वो अपना मत नहीं दे सकता, अपने सहमति नहीं देता, तो फिर कोई भी जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो सकता। इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर, वीटो शक्तियाँ हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ राष्ट्रपति की
वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी है? एक तो पहला वो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है, अत्यंतिक वीटो। दूसरा निलंबनकारी वीटो, और तीसरा कौन सा है वीटो? तो पॉकेट वीटो। ये तीनों प्रकार के वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास है। पॉकेट वीटो क्या होते हैं? पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। ये राष्ट्रपति की वीटो पावर है। अत्यंतिक वीटो में क्या होता है? कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसको है वो अस्वीकार कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है, तो उसको है वो क्या कहेंगे? अत्यंतिक वीटो। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव, संसद के कोई प्रस्ताव पास होकर राष्ट्रपति के पास आए और राष्ट्रपति उसको है वो अस्वीकार कर सकता है। यानी कि प्रस्ताव को, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है। जैसा कि आपने देखा था, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन थे किसी भी प्रस्ताव को, या तो वो स्वीकृति देगा, या अस्वीकृति देगा, या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। तो इस वीटो का, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है तो वो राष्ट्रपति संसद से कोई भी प्रस्ताव पास होकर जब राष्ट्रपति के पास आता है, बिल या विधेयक, यदि राष्ट्रपति उसको है वो अस्वीकृति घोषित कर दे या अस्वीकृत कर दे, अस्वीकार कर दे, तो वो किस वीटो का प्रयोग किया? अत्यंतिक वीटो का। दूसरा निलंबनकारी, यानी कि सस्पेंसिव जो वीटो होता है, उसमें क्या होता है? तो इसमें वो राष्ट्रपति जो बिल है राष्ट्रपति के पास या विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विधेयक या प्रस्ताव या बिल को, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यहाँ पर भी विधेयक को अस्वीकार, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया है तो वो विधेयक को क्या किया? अस्वीकार कर सकता है। और उसने यदि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो होता है। और पॉकेट वीटो, पॉकेट का मतलब पॉकेट जेब में होता है। तो किसी भी जो भी प्रस्ताव या विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और उस पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार न तो स्वीकृति दे न अस्वीकृति दे, जस्ट उसके टेबल पर पड़ा रहे अनिश्चित काल के लिए, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। उस पर है वो कोई प्रतिक्रिया न दे राष्ट्रपति। किसी भी बिल पर राष्ट्रपति जब कोई भी प्रतिक्रिया न दे और उसके टेबल पर बिल पड़ा रहे अनिश्चित काल तक, तो उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये भी राष्ट्रपति के पास है, वो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। यानी कि बिल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, न तो स्वीकृति दे और न ही अस्वीकृति। बिल है वो राष्ट्रपति की टेबल पर या राष्ट्रपति की जेब में ही पड़ा रहे, इस पर कोई प्रतिक्रिया न दे अनिश्चित काल के लिए, तो वो कौन सा वीटो कहलाता है? पॉकेट वीटो। तो ये राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। और अपन देखते हैं राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां में से, जैसे कि सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां क्या क्या होती है? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख। ये राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां उसमें आएगा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो थल सेना है और वायु सेना है और जल सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो ये अपने देखे राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें न्यायिक शक्तियां देखी, आपातकालीन शक्तियां देखी, वीटो शक्तियां देखी, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां देखी, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां देखी, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां देखी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लास समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आप है वो इसको प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, लिखते रहे और उसको साथ साथ में याद भी करें, लिख कर याद करें, तो ही स्टडी है वो फ्रूटफुल होगी। और अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें क्लास कैसी लगी, लाइक ज़रूर करें। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।